नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग लाइव। इस लाइव में हम बात करने वाले हैं संजय सिंह की जमानत की। इसके क्या मतलब है, पीएमएलए के तहत और जो केसेज हैं उन पर इसका क्या असर पड़ेगा और चुनाव के दौरान राजनीति किस तरह से प्रभावित होगी। क्या इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां बढ़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई नैरेटिव खड़ा होगा। विपक्षी दल जो नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार विपक्षियों के खिलाफ साजिश करके उनको परेशान करती है, क्या ये नैरेटिव मजबूती पकड़ेगा? इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आपको हमारी बात अच्छी लगती है, ये वीडियो अच्छा लगता है, तो इसे अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और यदि कर रखा है तो इसके लिंक को अपने मित्रों और परिचितों के साथ शेयर करें और साथ में अपनी टिप्पणी भी लिखें कि क्यों इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। तो बात शुरू करते हैं। आज 6 महीने की हिरासत के बाद आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई और वो रिहा हो गए। कल ही अरविंद केजरीवाल, जो उन्हीं की पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के मुखिया हैं, वो इस समय हिरासत में हैं और उनकी हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जरा बारीकी से देखने की जरूरत है कि इसका मतलब क्या है। अगर जो चीजें कोर्ट में हुई उन पर ही बात करें तो एक चीज बहुत साफ होती है कि मोदी सरकार जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल कर रही है उसकी परतें आज की सुनवाई में खुलती हुई दिखाई दी। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे कि संजय सिंह की जमानत के खिलाफ एक लेवल पर आकर, एक पॉइंट पर आकर ईडी ने अपने को विड्रॉ कर लिया, ईडी के वकील ने अपने को विड्रॉ कर लिया। क्यों विड्रॉ कर लिया? क्योंकि जो जजेस जो सवाल पूछ रहे थे उन सवालों के जवाब ईडी के पास नहीं थे। वो मुख्य सवाल ये था कि जो पैसा आया किसने दिया और किसने लिया, मतलब मनी ट्रेल कहां है। दूसरी बात ये थी, क्या जिन गवाहों के आधार पर, जो सरकारी गवाह जो बन गए हैं, उनके उनके गवाही के आधार पर ये इन पर पीएमएलए लगाया जा रहा है और इनको माना जा रहा है कि ये दोषी हैं। क्या उन्होंने शुरुआत में ही अपने बयान में ये बात कही थी, इनका नाम लिया था? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि 9 बयानों में उन लोगों ने इनका नाम नहीं लिया था। 10वें बयान में नाम लिया, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी तो एक बार फिर बयान लिया गया, तो 11वें बयान में नाम आया और उसके आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और उन्हीं सबके आधार पर अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हुई, मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हुई। तो इस पॉइंट पर आकर जब सुप्रीम कोर्ट ने सब पूछा, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा अगर आप अपने को विड्रॉ करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत हमें जमानत पर विचार करना पड़ेगा। इस पर ईडी के वकील ने फिर विड्रॉ कर लिया कि जमानत का विरोध नहीं करते हैं और इस तरह से संजय सिंह को जमानत मिल गई। लेकिन ईडी के वकील ने एक बात ये कही, कोर्ट से आग्रह किया कि इस फैसले को नजीर ना माना जाए। इसे कोर्ट ने मान लिया, मतलब कोर्ट के मानने का मतलब यह हुआ कि उसने ईडी की लाज रख ली। तो ये कुल मिलाकर के हुआ। लेकिन अगर पिछले दिनों जो ये पीएमएलए के केसेस की सुनवाई चल रही है उसको अगर देखें, जो पॉइंट्स कोर्ट उठा रहा है उनको अगर बारीकी से उनका अध्ययन करें तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं और जिसमें यह लग रहा है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ईडी को दिक्कत होगी। पहली बात ये, खासतौर पे इस तरह के केसेस में जो केसेस प्राइमा फेसाई दिखाई दे रहे हैं कि ये बनाए गए हैं, इनमें कोई दम नहीं है, तो ऐसे में वो दिक्कत आएगी।
इसमें दरअसल खास बात है, 3 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। कोर्ट ने जो बातें पीएमएलए के मामलों में कही हैं अब तक, उनमें एक तो जमानत को लेकर के उन्होंने कहा कि सेक्शन 45, जो पीएमएलए का सेक्शन 45 है, जिसमें जमानत को लेकर के ये बात कही गई है कि ये प्रूफ करना पड़ेगा जो आरोपी है उसको, कि उसके उस पर प्रथम दृष्टया कुछ भी साबित नहीं हो रहा है। मोटे तौर पे मैं बता रहा हूं, लीगल लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तरफ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, उससे यह बढ़ता दिखाई दे रहा है कि जो आर्टिकल 21 है संविधान का, संविधान के आर्टिकल 21 से ही जमानत का अधिकार मिलता है। तो ये चीजें ऐसी ऐसी बातें ध्वनित हो रही हैं, ये चीजें ध्वनित हो रही हैं कि जैसे आर्टिकल 21 संविधान का जो है वो पीएमएलए के सेक्शन 45 के ऊपर नहीं है। पीएमएलए का सेक्शन 45 आर्टिकल 21 से ऊपर नहीं है। पहली बात मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 21 वो जमानत, उसका इस्तेमाल जमानत देने के लिए किया जा सकता है पीएमएलए के केसेस में भी। दूसरी बात खास जो है वो ये है कि डिफॉल्ट बेल का जो मामला होता है, उसमें जो सीआरपीसी का वो है, उसमें जिन जिन मामलों में आजीवन कारावास या फांसी की सजा है, उनमें अगर 90 दिन तक आपने हिरासत में रखा और ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तो फिर बाय डिफॉल्ट उस आरोपी को बेल मिल सकती है। बाकी मामलों में ये अवधि जो है 60 दिन की है। तो एक ये चीज दिख रही है कि डिफॉल्ट बेल वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट इसके आसपास भी कहीं सोच रही है। तो ये खास तौर पे 2 पॉइंट है मोटे, तो 3 मैं गलती से कह गया, तो 2 पॉइंट्स हैं। अब इन 2 पॉइंट्स का मतलब क्या हो, आप पहले थोड़ा पीछे जाएं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 45 को, पीएमएलए के सेक्शन 45 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। उसके बाद 2018 में मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में सेक्शन 45 को फिर से स्थापित कर दिया, पार्लियामेंट में रख करके। उस समय विपक्षी दलों को शायद इस बात का भान नहीं रहा होगा कि ये कितनी खतरनाक चीज होने जा रही है। और उसके बाद जैसी 2019 के चुनाव के बाद जिस तरह से चीजें हुई हैं वो सबके सामने है। झारखंड में हेमंत सोरेन का मामला है, दिल्ली में आपके तो 4 नेता इस समय, संजय सिंह रिहा हो गए, लेकिन सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल खुद, और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि 4 लोग और गिरफ्तार होने वाले हैं। खैर उस पर बात करेंगे भी। तो ये अब इससे साबित क्या हुआ, ईडी ने विड्रॉ क्यों किया आपने? ईडी ने विड्रॉ इसलिए किया, ईडी के वकील ने, क्योंकि उसके पास कोई ऐसे तर्क नहीं थे, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं थे, ऐसी कोई मनी ट्रेल का कोई एग्जाम्पल नहीं था, ना किसी के पास कोई पैसा बरामद हुआ और ना ये स्थापित हो पाया कि किसने इनको पैसा दिया और पैसा गया कहां। तो ऐसे में प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य इनके खिलाफ नहीं था, तो और ईडी कोई साक्ष्य ला नहीं, इसका मतलब यही निकाला जाएगा ईडी कोई साक्ष्य रख नहीं पा रही थी, इसलिए ईडी के वकील ने विड्रॉ किया। विड्रॉ नहीं करते तो पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत अगर जमानत मिलती तो फिर वो एक नजीर के तौर पर स्थापित हो जाती और जितने इस तरह के मामले उन सब पर लागू हो जाती। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये चीजें अभी भी लागू होंगी। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जिस तरह से कहा है, ये बहुत बड़ा संकेत इस बात का है कि ढेर सारे मामलों में लोगों को राहत मिलने वाली है। तो एक पॉइंट तो ये आया, एक हिस्सा ये। दूसरा कि कल हमने बात की थी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की, कि कैसे देश में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी आ रही है। तो ये जो पूरा मामला है, ये इसका एक बड़ा उदाहरण है। सरकार और सरकारी एजेंसियां किस तरह से विपक्षी दलों को, विपक्ष को
डराने, धमकाने, उनको अपने रास्ते से हटाने, उनको पंगु कर देने, वो चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएँ, उनकी पार्टी कमज़ोर हो जाए, इस सब के लिए इस्तेमाल करती है। उसका उदाहरण आज के इस मामले से पुख्ता हुआ है। तो जब हम कल बात कर रहे थे इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की, तो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है जो राजा कहे, वो आया तो इलेक्टोरल प्रोसेस से है, लेकिन अब ऑटोक्रेट है, ऑटोक्रेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो वो चीजें इस मामले से भी साबित होती हैं कि ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों को समझ रहा है। देखिए, जो 3 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, जब विधायिका और कार्यपालिका एक साथ हो जाएं या ओवरलैप कर जाएं, जो इस समय दिखाई दे रहा है, चूंकि बहुमत है सरकार के पास और सरकार उस तरह से बिहेव कर रही है, तो जब दोनों एक साथ हो जाए तो ऑटोक्रेसी का खतरा बढ़ जाता है, जो दिखाई दे रहा है। ऐसे में न्यायपालिका की बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी बनती है और वो जिम्मेदारी निभाते हुए भी न्यायपालिका दिखाई दे रही है। अच्छी बात ये है। तो ये चीजें हुई। अब ये टेक्निकल बातें कि अब इसमें इस बात की उम्मीद भी है कि मनीष सिसोदिया को भी रिहाई हो जाएगी, उनकी भी। अरविंद केजरीवाल का मामला भी हो सकता है कि बहुत जल्दी ही उनकी रिहाई हो जाए, ये संभावना बहुत बलवती हो गई। हेमंत सोरेन की रिहाई भी बलवती हो गई, क्योंकि हेमंत सोरेन के मामले में भी कोई मनी ट्रेल नहीं है। सिर्फ जो आरोपी, बाकी आरोपी हैं, उनके बयानों के आधार पर ये चीजें हुई हैं, कहीं कोई साक्ष्य नहीं है। तो एक अच्छी खबर ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की जो चीजें देश में चल रही हैं, उन पर एक छोटा सा एक ऐसा फैसला दिया है जो बड़े संकेत देता है और उन पर शायद अंकुश लगे और ईडी ये समझे कि आने वाले दिनों में कोर्ट में क्या होने जा रहा है और कोर्ट चीजों को किस तरह से आ, आ, देख रहा है, किस तरह से अपने जो है सिद्धांत विकसित कर रहा है ऐसे केसेस पर फैसला सुनाने के लिए। तो एक बात तो ये हुई। अगला इसका पॉलिटिकल पार्ट। विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल विपक्ष को कमजोर करने के लिए किया जाता है, विपक्ष को बांटने के लिए, उन पर धौंस दिखाने के लिए, उनको डर दिखा करके अपने पाले में करने के लिए। और वो एग्जाम्पल्स हैं सबके सामने। वो चाहे अजित पवार का मामला हो, वो चाहे बंगाल में ढेर सारे नेता हैं, वो चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, वो चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, ऐसे ऐसे कई मामले। और मायावती का मामला तो सब लोगों के सामने है कि मायावती किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाले काम कर रही हैं। इससे ये संशय और प्रबल होता जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन पर ईडी या सीबीआई की तलवार लटक रही है और उससे बचने के लिए शायद वो ऐसा कर रही है। चूंकि विपक्ष लगातार इस मामले को उठा रहा है, तेजस्वी यादव भी इसको उठा रहे हैं, अखिलेश यादव भी, राहुल गांधी तो उठा ही रहे हैं, ममता बनर्जी, सारे लोग, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, जितने विपक्ष के स्टालवार्ट्स हैं, वो सारे लोग इस बात को उठा रहे। अरविंद केजरीवाल लगातार उठा रहे थे। तो क्या ये जो आज चीजें सामने आई हैं, क्या इनसे विपक्ष के जो ये आरोप हैं, विपक्ष का जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव आम लोगों के बीच खड़ा हो जाएगा? इसकी संभावना तो नजर आ रही है, क्योंकि ये इस तरह के जो चीजें हुई हैं, इनसे बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्र की सरकार है, ये लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो केंद्र की एजेंसियां हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा
जो एक चर्चा थी, जो विपक्ष आरोप लगाता है, आज के इस प्रकरण से उस आरोप में दम आ जाता है और लोग भी सोच रहे होंगे, सबके दिमाग में ये चीज आएगी। तो एक एक तो ये हुआ। दूसरी बात ये है कि इस समय चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये प्रकरण इस तरह से सामने आना, संजय सिंह को जमानत मिल जाना, इससे आम आदमी पार्टी जो अभी दिखाई दे रही थी कि उसमें कोई लीडर नहीं ऐसा जो चुनाव के दौरान पार्टी को लीड कर सके और उसके कैंपेन को लीड कर सके, संजय सिंह के बाहर आने से आपकी ये दिक्कत काफी हद तक दूर हो गई। और संजय सिंह चूंकि एक मास लीडर हैं, मास पॉलिटिक्स की है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए हैं, तो वो इन इन सारी चीजों को, और उनका हम लोगों ने देखा भी है संसद में वो किस तरह से चीजें सामने रखते थे। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश में चीजें किस तरह से लीड की थी, तो वो जो तौर तरीके हैं वो संजय सिंह को आते हैं। अब ऐसे में जब एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संजय सिंह की गिरफ्तारी और दूसरे लोगों की गिरफ्तारी की वजह से बन रहा हो, उसमें संजय सिंह अगर फील्ड में आ जाएं, मैदान में आ जाएं और वो आपका जो चार्ज है उसको लीड करे, तो इसका असर लाजमी है कि जबरदस्त तरीके से पड़ेगा। तो एक बात तो ये हुई कि आपको इसका फायदा संगठन के तौर पर मिलने वाला है, चुनावी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि एक अच्छे वक्ता भी है संजय सिंह और नैरेटिव गढ़ना जानते हैं, गढ़ सकते हैं, वो क्षमता है उनमें, तो उसका फायदा तो आपको मिलेगा। लेकिन आप तो दिल्ली और पंजाब में सीमित है, थोड़ा बहुत हरियाणा, थोड़ा बहुत गुजरात। क्या पूरे देश में इस संजय सिंह की रिहाई का कोई पॉलिटिकल असर होगा, यह सवाल भी है। तो इसका असर होगा। इसका असर इस तरह से होगा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जो सवाल पिछले कई दिनों से, कई महीनों से खड़े होते जा रहे हैं, उनके जो स्टेप्स हैं, उनके जो इनिशिएटिव्स रहे हैं, पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स, अपने विपक्षी को मात देने के, इंडिया गठबंधन को तोड़ने के, नीतीश कुमार को अलग कर लेना, जयंत चौधरी को तोड़ लेना, हेमंत सोरेन पर तलवार लटका देना और उसके बाद जब वो नहीं माने तो उनकी गिरफ्तारी करा हो जाना, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जिस तरह से बेईमानी की गई, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस तरह से चीजें सामने आई और जिस तरह से केंद्र की तरफ से, यानी एसबीआई की तरफ से हीला हवाली केंद्र के इशारे पर शायद की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं। जब इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आ गए तो बहुत सारी परतें खुल गई और परतें ये खुल गई कि कई ऐसे मामले, कई दवा कंपनियों के, कंस्ट्रक्शन कंपनियों के, लॉटरी कंपनियों के, तमाम तरह की खनन की कंपनियां हैं जिनमें जिनको ठेके मिले, जिनको फायदा मिला, जिन पे ईडी के केसेस कमजोर कर दिए गए, रिहाई हो गई लोगों की क्योंकि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिए। ये इसके सबूत नहीं है, लेकिन जो साक्ष्य, दृष्ट जनित साक्ष्य हैं, अगर आप देखें तो कब किसने बॉन्ड कौन सा खरीदा, उसके बाद उसको क्या फायदा मिला और वो बॉन्ड किसने इनकैश कराया, अगर ये डॉट्स आप जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या खेल चला था। जो दिल्ली लिकर स्कैम, जिसमें अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं, हिरासत में हैं, जिसमें संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर को पिछले साल, जिसमें मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है, उसका भी खेल इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जो अप्रूवर है, एक अप्रूवर उसकी कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है, भारतीय जनता पार्टी उसे इनकैश कराती है, वो अप्रूवर जेल में था, उसकी रिहाई हो जाती है, उसकी जमानत का विरोध ईडी नहीं करती।
फिर वो अप्रूवर हो जाता है, 25 करोड़ या इतने के बॉन्ड खरीद के भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसे इनकैश कराती है और वो अप्रूवर बन जाता है। एक दूसरा अप्रूवर जिसके पिताजी को एनडीए के जो सहयोगी दल है टीडीपी, उसका सांसद का टिकट मिलता है, लोकसभा का टिकट मिलता है। इन लोगों के बयान के आधार पर ही इन अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। तो एक तो ये हुआ कि ईडी का इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा हिस्सा इसका ये आया कि ईडी का इस्तेमाल जो जो आरोपी हैं उन पर भी ईडी और इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल करके उनके जरिए अपने विपक्ष के जो हमारे एडवर्सरीज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एडवर्सरीज हैं, उनको जेल में बंद करने का मामला ये भी सामने आ रहा है। तो अब ये चीजें खुल गई हैं। इन चीजों के खुलने से मोदी जी की छवि जो आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले जबरदस्त तरीके से होती थी, 2019 के चुनाव में लार्जर देन लाइफ वाली छवि थी, वो छवि काफी दरक चुकी है और दरकेगी। और इससे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी चुनौतियां बढ़ जाएंगी। 400 सीटों की बात करना, 370 सीटों की बात करना और ये बात करना कि मैं 10 साल से सफाई कर रहा हूं, ये झूठ बोलना कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो मैं लेके आया, जबकि अभी तक तो अरुण जेटली कहे जा रहे थे मैं लेकर के आया, और उन्हीं इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से ही तो लोग जान पा रहे हैं किसने पैसा दिया और किसको दिया। ये सरासर झूठ है। ये देश के सामने हमने किसी दूसरे प्रधानमंत्री को इस तरह के झूठ बोलते हुए नहीं सुना है। मैंने जिन जिन प्रधानमंत्रियों को सुना है, जब से मैं समझने वाला हुआ हूं, राजनीति को समझने वाला, राजीव गांधी, थोड़ा पीरियड इंदिरा गांधी का था, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह से चीजों को स्पिन डॉक्टर की तरह स्पिन करते हैं, स्पिन नहीं करते हैं, वो झूठ बोलकर स्पिन करते हैं। जैसे राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कन्हैयालाल वाले मामले पर, जिसमें राजस्थान की सरकार ने बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लिया था और रिहेबिलिटेशन उस परिवार का करने के लिए बड़े कदम उठाए, नौकरी दी, मुआवजा दिया, 50 लाख का मुआवजा दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये कहते रहे देखिए, और दूसरी बात है उस केस को एनआईए ने 24 घंटे के अंदर अपने हाथ में ले लिया। एनआईए केंद्र की एजेंसी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में कहते रहे कि इनको 5 लाख मिला, और जयपुर में कोई एक मामला हुआ था जिसमें मुस्लिम थे, इन्वॉल्व थे, उनको 50 लाख मिला। तो वो चुनाव प्रचार में कह रहे थे। अब इस समय भी चुनाव प्रचार में ये बात कह रहे हैं कि साहब इलेक्टोरल बॉन्ड मैं लाया हूं। पहला तो यही झूठ कि मैं लाया हूं, क्योंकि कहा जा रहा था ये अरुण जेटली का ब्रेन चाइल्ड है, जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। दूसरा झूठ ये कि हमारी वजह से ही तो पता चल पा रहा है कि पैसा किस कंपनी ने दिया, किसको दिया, किसने लिया, जबकि केंद्र सरकार ने जो कानून पास कराया उसमें इस बात के पुख्ता इंतजाम कर दिए थे कि किसी को इसकी जानकारी नहीं होगी कि किसने पैसा दिया और किसने लिया। और ये बात तो कोर्ट में भी कही है कि आम आदमी को ये जानने का अधिकार नहीं है। पीएम केयर फंड इसका उदाहरण है। कोविड के समय पीएम केयर फंड शुरू किया गया था, जिसमें पीएम ने कारपोरेट से और दूसरे लोगों से ये अपील की गई कि भाई इसमें पैसा दीजिए, इससे कोविड के जो शिकार लोग हैं, जो उसके मरीज हैं, उनकी मदद की जाएगी। लेकिन उसमें किसने पैसा दिया, वो पैसा कहां खर्च हुआ, कहां गया, इसकी जानकारी जनता को नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसे आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया, ये कहते हुए कि ये प्राइवेट फंड है, निजी फंड है, ये पब्लिक फंड नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री के नाम पर है। तो ये इस तरह की चीजें तो मोदी जी कर रहे हैं। अब
पहली चीज मैंने आपको बताई ये चीजें। अब ये इस समय जो बात वो कह रहे हैं, क्या इस पर लोग भरोसा करेंगे? देखिए, जो लोग अंधभक्त हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, वो तो कुछ भी भरोसा कर लेंगे। वो तो ये भी, जैसे अभी आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया, तो उसमें जिस तरह से राष्ट्रपति का अपमान हुआ, उसको भी लोग मानने को तैयार नहीं वो लोग। लेकिन अधिकतर लोग ये मान रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति खड़ी हुई हैं और प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। लेकिन जो अंधभक्त हैं वो मानने को तैयार, उनको लगता है ये तो फैलाया जा रहा है जानबूझ करके। मजेदार बात ये उस प्रकरण में रही कि राष्ट्रपति ने खुद वो फोटो राष्ट्रपति जी के अकाउंट से, जो उनका ट्विटर अकाउंट है, उससे उसे पोस्ट किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री के अकाउंट से जो पोस्ट किया गया, उसमें प्रधानमंत्री का जो क्रॉप कर दिया गया, प्रधानमंत्री वाला हिस्सा, जिसमें प्रधानमंत्री जी ना दिखे। इससे बहुत साफ है कि प्रधानमंत्री की लोग जो भी ये काम करते हैं, उनको इस बात का अंदेशा था कि ये इशू बन जाएगा, ये गड़बड़ है ये बात, इसीलिए क्रॉप किया गया। नहीं तो प्रधानमंत्री जी अपनी फोटो सब जगह देखना चाहते हैं। तो ये बहुत गिने चुने मामले आपको दिखेंगे जहां प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी की गई फोटो में प्रधानमंत्री का फोटो कट जाए। तो मैं जिस पॉइंट पर आना चाह रहा हूं, ये सब बातें बता करके, वो पॉइंट ये है कि इन सब चीजों की वजह से प्रधानमंत्री का जो सिक्का 2019 में जिस तरह से चल रहा था, 16 आने का 24 आने में, 20 आने में, अब वो 16 आने से 18 से भी नीचे पहुंच रहा है, ऐसा लग रहा है। और इससे भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में चुनौतियां बढ़ जाएंगी। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, अभी समय है, 17 दिन है अभी उसमें। 17 दिन में आप ये देखें पिछले 1.5 महीने के अंदर कैसे तस्वीर बदली है, कैसे पॉलिटिकल नैरेटिव बदलता चला जा रहा है। इन 17 दिनों में कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी नैरेटिव खड़ा मजबूत हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां भी बढ़ सकती। लेकिन आज की तारीख में जो दिखाई दे रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आज की बात यहां खत्म करें। आज बहुत देर भी हो गई, कल फिर मिलेंगे। लेकिन फिर से एक बार मैं अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आपको ये चर्चा, हमारी बात अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसके लिंक को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें। इसके अलावा हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, और अगर कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि आप हमारे चैनल के लिंक को भी अपने मित्रों और परिचितों के बीच शेयर करें, और साथ में ये भी बताएं कि इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। साथ में बेल आइकन भी दबा दें, उससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको मिल जाया करेगी। तो और अगर आप ऐसा सब करेंगे, हमें अच्छा भी लगेगा और हमें ताकत भी मिलेगी। तो इसी के साथ ये बात खत्म करते